बात है 1989 की। 1989 एक क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था, टेस्ट मैच था और 5वां दिन था जिस दिन उनको ड्रॉ करवाना था इंडिया को मैच, लेकिन सामने से वसीम अकरम, वकार यूनिस, उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। बड़े बड़े दिग्गज आउट हो गए थे और सबको श्योर हो गया था कि इंडिया अब बस हारने ही वाला है, अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। उस टाइम पे जब अजरुद्दीन, रवि शास्त्री, श्रीकांत जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए तो एक 16 साल का लड़का आकर के पिच पे खड़ा हो गया वकार यूनिस के सामने, और वहां पर बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे उन सबकी ये वर्डिंग है कि उससे फास्ट पिच हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। जितनी ग्रास थी उस पिच पे, मतलब उससे फास्ट पिच हमने कहीं नहीं देखी। इतनी तेज थी वो पिच की किसी को बॉल ही नहीं दिख रही थी। खेलते क्या, बॉल तक नहीं दिख रही थी, इतनी तेज आ रही थी बॉल। और वो 16 साल का लड़का वहां पे खड़ा हुआ और एक बॉल आई बाउंसर वकार यूनिस की 150 की स्पीड पे, टप्पा पड़ा और सीधा आकर के उसकी नाक पे, और खून निकलने लगा। चारों तरफ खून ही खून, उसके कपड़ों पे, उसके ग्लव्स पे, उसके फेस पे। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट भागता हुआ आया। क्रीज की दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू था, वो आया। सब आकर के खड़े हो गए। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स भागते हुए आए देखने के लिए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। और सब तरफ खून ही खून। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट आया, आकर के उसने रुई रखी नाक पे खून को रोकने के लिए, लेकिन खून निकले जा रहा है इधर उधर। और फिर सिद्धू ने आकर के उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम ना वापस चले जाओ वहां पर इंजर्ड होकर के, रिटायर्ड हर्ट हो करके, और वापस आ जाना थोड़ी देर में। तब तक ये जो इतने पेसर्स हैं वो लोग चले जाएंगे। तुम 1-2 घंटे बाद वापस आ जाना, प्रॉब्लम क्या है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो हॉस्पिटल जाकर के इलाज करा लेना। तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि वो चला जाएगा। मतलब वो बैठा हुआ था तब तक अपना ऐसे ऐसे कर रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट उसको उठा रहा था कि भाई चलो पेविलियन में चलो, वहां पर चलो और चल के बैठो, तुम्हारा इलाज करते हैं। वो इरिटेट हो गया। उसने 2 वर्ड्स ऐसे बोले जिसने सिर्फ इंडिया की नहीं, इस पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को पलट करके रख दिया, पूरी की पूरी दुनिया की। वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इमेजिन करो, एक 16 साल का लड़का, टीवी पे जितने भी लोग देख रहे थे, स्पेशली एक हारा हुआ मैच, जो इंडिया हारा पड़ा था, मतलब सबको पूरा भरोसा था कि इंडिया हारेगा मैच, उस मैच को ड्रॉ करा दिया। मतलब उस मैच को बचा लिया सचिन तेंदुलकर की और सिद्धू की पार्टनरशिप। 101 रन की, 57 रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने। एंड दैट्स वेयर अ स्टार वाज बॉर्न। एक स्टार पैदा हो गया। ये कहानी है 2 बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते। नहीं, धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा
और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आया। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये 2 बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। बोले कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। अब एक ऐसी कहानी है जिसका मेरी लाइफ पे ना बहुत बड़ा असर हुआ है। 2 किसान होते थे एक गांव में, एक जैसा काम करते थे, दोनों मरे भगवान के पास गए। वहां गए, जा करके भगवान ने बोला कि हाँ बेटा, अब तुम्हें अब क्या बनना है, क्या चाहिए तुम्हें। तो एक किसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में भगवान से बोला कि भगवान क्या घटिया जिंदगी दी थी आपने मुझे, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी। देखो मेरी आपने क्या हालत बना दी थी, पूरी जिंदगी बस उस बैल की तरह मैं काम करता रहा। जो भी पैसा कमाता था वो आता था, कोई ना कोई मेरे से लेके चला जाता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो भगवान इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि मुझे ना किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे पैसा मिले 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 मिले, हर तरफ से मिले। भगवान ने कहा तथास्तु, जा बेटा। दूसरा आया, उसको बोला हाँ भाई तुझे क्या चाहिए। कहता भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं आपसे क्या मांगू, मेरे को एक अच्छा परिवार दिया था, अच्छा खासा मेरे को काम दिया था, अच्छा गांव था, खाने की कभी कोई कमी नहीं हुई, कभी मैं भूखा नहीं सोया। बस एक ही कमी रह गई मेरी जिंदगी में, मेरे दरवाजे पे ना कई बार कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए, बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ भाई। दोनों का जन्म हुआ उसी गांव में, दोनों बड़े हुए। पहला आदमी जिसने कहा था कि मुझे बस मिले 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 और मुझे किसी को देना ना पड़े, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई भूखा ना रहे, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी। सिंपल है,
अगर आप हंसते रहना चाहते हो, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हंसी दो। आप गुस्से से देखते रहो सामने वाले को और एक्सपेक्ट करो यार ये मेरे को हंसा नहीं रहा, हंसा नहीं रहा, कैसे हंसाएगा यार? कैसे हंसाएगा कोई आपको? आपको कैसे हंसी मिलेगी, कैसे खुशी मिलेगी अगर आप किसी को खुशी नहीं दोगे? आप लड़ते रहोगे तो सामने वाला भी आपसे लड़ेगा ही ना। अब यहां कितने लोग हैं जो चाहते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा हो? उसका सिर्फ एक तरीका है, पैसा दो, पैसा दो। पैसा कोई कैसे दे सकता है? पैसे के बारे में तो बहुत अजीब अजीब चीजें हमारे अंदर बैठी हुई हैं और बहुत गहराई तक बैठी हुई है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और कुछ लोग हैं उन्होंने सच मान लिया इस बात को, वो सही में अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं, अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं, पैसे के लिए, पैसे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहना बेवकूफी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बिना पैसे के आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी, ये बात सच है। चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल। इतना पेट्रोल कि किसी के बैठने तक की जगह नहीं है गाड़ी में, सांस लेने तक की जगह नहीं है। एक दिन हल्की सी चिंगारी लगती है, आग लगेगी और खुद ही जल के मर जाएंगे। हो रहा है, चल रहे हैं वो लोग। दुनिया की नजर में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी नहीं, अपनी नहीं। और मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा। अगर एक तरफ आप एक आदमी को रख दो जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जो बहुत सेल्फिश है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, मान लो, लेकिन सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, ना वो खुशी देता है ना वो खुश होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा चाहे थोड़ा सा कम है, लेकिन उसका सिर्फ एक काम है, दुनिया में हंसी खुशी बांटना। तो ऐसा आदमी जो हंसी बांट रहा है, खुशी बांट रहा है दुनिया में, उसके पास पैसा चाहे कम हो, वो लाख गुना ज्यादा सक्सेसफुल है ऐसे करोड़पतियों से। इसको असली सक्सेस बोलते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को लाके यहां पे खड़ा कर दो जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन अंदर से देने की हिम्मत नहीं है, शेयर करने की हिम्मत नहीं है, खुशी की हिम्मत नहीं है, खुशी देने की, हंसी देने की। वो यहां पे खड़े होकर के किसी की आंख में आंख मिला करके बोल नहीं सकते कि मैं सक्सेसफुल नहीं बोल सकते। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे जा रहे होते हैं और अकबर का अंगूठा कट जाता है तलवार निकालते टाइम। वो बौखला जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, कहता है सिपाहियों जल्दी जाओ, जा करके वैद्य को बुला करके लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया, देखो मेरी क्या हालत हो गई। उधर से बीरबल आता है हंसता हुआ, कहता है महाराज रिलैक्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है बीरबल तू क्या पागल हो गया है, क्या बोल रहा है? मैं तुझे अपना समझता था और कैसी बेकार की बात कर रहा है। एक काम करो सिपाहियों, वैद्य को छोड़ो, पहले इस बीरबल को ले जाओ, ले जा करके उल्टा लटका दो इसको पूरी रात के लिए और उसको कोड़े मारते रहना और सुबह सुबह फांसी दे देना। ले जाते हैं बीरबल को। उधर से अकबर अकेला शिकार पे चला जाता है, उसको कुछ आदिवासी पकड़ के ले जाते हैं और उल्टा टांग देते हैं। और वहां आदिवासियों का डांस चल रहा है। इतने में एक आदिवासी की नजर पड़ती है उसके अंगूठे की तरफ, कहते कि अरे यार ये तो अशुद्ध है, इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको। अकबर को छोड़ दिया जाता है। अब अकबर रो रहा है, सुबह का टाइम हो चुका है, उसको लगता है कि अब तक तो बीरबल को फांसी लग गई होगी। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बीरबल बीरबल बीरबल, भागता हुआ आ रहा है। आके देखता है कि बीरबल को बस फांसी लगने ही वाली है, रस्सी लग चुकी है। जाकर के बीरबल के पैर पकड़ लेता है, कहता है बीरबल मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूं और मुझे देखो कितना घटिया इंसान हूं, मैंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया। तो बीरबल टूटी फूटी हालत में बोलता है, कहता है नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर एकदम चौंक जाता है, कहता है बीरबल तू क्या पागल है क्या बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है? कहता है महाराज इसमें यह अच्छा है कि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते।
जंगलों में बंदरों को कैसे पकड़ते हैं, ये सुनी है कहानी किसी ने? वो लोग क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं जिसका मुंह आगे से छोटा होता है, उसमें कुछ चने डाल दिए, अब उस बॉटल में छेद कर दिया, उसमें एक रस्सी बांध दी और एक पेड़ से बांध दी। अब एक बंदर आएगा वहां पे उस चने के लालच में, और उसने अपने अंदर हाथ डाला, मुट्ठी बंद कर ली, वो चने उसके हाथ में आ गए। अब वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि मुट्ठी बंद है और उसका बॉटल का मुंह छोटा है तो हाथ बाहर नहीं आ रहा है। अब वो तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है। अगर उस चने को वो छोड़ दे तो वो आजाद है। कोई और नहीं बांध रहा है उसको, उसका खुद का लालच ही उसको बांध रहा है। ये है वो चनों का डिजायर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दो तरह के डिजायर की मैंने बात करी ना, एक है जो आपको फंसाएगा, बांध देगा, गुलामी की तरफ ले जाएगा, एक है जो आपको आजाद कर देगा। ये है वो गुलामी वाला डिजायर, चनों का डिजायर। ये बड़ा खतरनाक डिजायर है। अब लोग मुझसे क्या पूछते हैं, बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे अलग अलग सेशंस में, कि अगर हमारे अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा, किसी के अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा, तो वो कुछ करेगा ही क्यों? वो आलसी हो जाएगा, वो खाली बैठ जाएगा, वो निकम्मा हो जाएगा। ये बेवकूफों वाली बात है। अपनी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। जंगल में एक बंदर है, मान लो मैं हूं वो बंदर जो आजाद है। अब वो क्या करेगा? पूरा दिन जाकर बैठा रहेगा मेडिटेशन में, या कलाबाजियां खाएगा? अरे खाएगा, कितनी कलाबाजियां खाएगा? क्या क्या करेगा? कुछ भी करेगा, अपने आप को तरह तरह से एक्सप्रेस करेगा। जो भी उसका बेसिक नेचर होगा उसके हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करता ही रहेगा। दूसरी तरफ से एक और बंदर है जिसको एक चने का लालच दे करके ये शिकारी, मतलब कि दुनिया, सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे लोगों की सोच, वो शिकारी है। उसने क्या किया? उस बंदर को वो चने का लालच दे करके पकड़ करके ले गए। अब वहां पर उसके आसपास में सारे बंदर ऐसे ही हैं, सारे। मतलब कि क्या? ये सवाल उठ कहां से रहा है? देखो, उसके आसपास में सारे बंदर कैसे हैं कि बेटा ये ले चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा। कलाबाजी नहीं खाएगा तो चना नहीं मिलेगा। तो बंदा क्या बोलेगा? वो बंदर क्या बोलेगा? आकर के मुझसे क्या पूछेगा कि यार तुम्हारी सारी बात समझ तो आती है, लेकिन तुम कह रहे हो कि जंगल में चने नहीं है, तो कोई कलाबाजी क्यों खाएगा? कोई काम करेगा क्यों? बंदर गुलाटी क्यों मारेगा? बंदर कुछ करेगा क्यों? बंदर इसलिए करेगा क्योंकि उसका बेसिक नेचर है कुछ करना। बिना करे वो रह नहीं सकता, कुछ तो करेगा ही ना। हाँ, किसी मदारी की वजह से नहीं करेगा, गुलामी में नहीं करेगा। चाहे कोई भी आकर के कितने भी चने दे दे, कितने भी हीरे जवाहरात दे दे, कुछ भी दे दे, गुलामी नहीं पसंद करेगा। ये कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी की, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। और सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ की।
ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पे। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका, उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कंपीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कंपीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। तो भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें बड़ा भाई मानते हो, ये वीडियो शेयर करो और उनको भी वीडियो दिखाओ।